हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। इस वीडियो में दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म चैप्टर के फुल कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे और अगले आने वाले वीडियो में हम जो भी एक्सरसाइज है उसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे चैप्टर का नाम ही है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसमें दो चर होना चाहिए और जो समीकरण होना चाहिए वह रैखिक होना चाहिए, ठीक है। यानी हम जान लेते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म कहते किससे हैं। तो दो चरों में दो रैखिक समीकरण, ठीक है। रैखिक समीकरण उसे कहते हैं, ऐसा समीकरण जिसकी घात एक हो उसे रैखिक समीकरण बोल देते हैं। तो उसमें आपको दो चर होना चाहिए, ठीक है। दो चरों में और दो रैखिक समीकरण है तो उसे हम रैखिक समीकरणों का युग्म बोल देते हैं। जैसे मान लेते हैं हमारे पास दो चर x और y हैं और अचर a b c मान लेते हैं, तो हमारा रैखिक समीकरण युग्म हो जाएगा a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। दूसरा ले लेते हैं हम रैखिक समीकरण a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जो हमारा चर है, मैंने चर माना है x और y की पावर 1 है तो यह रैखिक हो गया। तो यहाँ पर दो चर है एक समीकरण में, तो यहाँ पर एक रैखिक समीकरण हो गया। इसी प्रकार से यदि दो रैखिक समीकरण लेते हैं, एक रैखिक समीकरण मैंने ऊपर लिया एक नीचे वाला, तो यह दो रैखिक समीकरण का युग्म कहलाएगा। तो यहाँ पर एक कंडीशन होती है कि दो रैखिक समीकरण युग्म तभी होंगे जब a1 और b1 0 न हो, यानी कि a1 का वर्ग प्लस b1 का वर्ग इक्वल टू नॉट 0 होना चाहिए। यहाँ मैंने वर्ग क्यों लिखा, आप इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं, a1 का वर्ग इक्वल टू नॉट 0 एंड b1 का वर्ग इक्वल टू नॉट 0। आप इसे भी लिख सकते हैं, इसे भी लिख सकते हैं। मैंने इसलिए लिख दिया इसे क्योंकि बार बार इसे में लिखना ना पड़े। यह जो a1 का वर्ग प्लस b1 का वर्ग इक्वल टू नॉट 0 का मतलब है कि a1 भी 0 नहीं होना चाहिए और b1 भी 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। दो संख्याएं का वर्गों का योगफल तभी 0 होगा वो जब वह खुद स्वयं 0 हो, ठीक है। नहीं तो आप कुछ संख्या रखकर देख लीजिए, कोई संख्या आएगी जब तक आप 0 नहीं रखेंगे। तो चलिए अब हम जान लेते हैं हमारे पास यहाँ पर जो a1 a2 b1 b2 c1 c2 यह एक वास्तविक संख्याएं हैं। यहाँ पर लिख देते हैं a1 b1 a2 b2 ये सभी हमारे पास वास्तविक संख्याएं हैं। वास्तविक संख्याएं क्या होती है इसके बारे में हम लोग चैप्टर 1 में डिस्कस किए हैं। नहीं आपको पता है तो जाकर देख सकते हैं। वैसे मैं बता देता हूँ, ऐसी संख्या जिसका वर्ग हमेशा धनात्मक होता है उसे हम वास्तविक संख्या बोल देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर a1 b1 a2 b2 ये सभी वास्तविक संख्याएं हैं और हमारे पास जो कंडीशन समीकरण 1 के लिए लागू हो रही थी वही कंडीशन समीकरण 2 के लिए भी लागू हो गई, यानी कि a2 का वर्ग प्लस b2 का वर्ग इक्वल टू नॉट 0 होना चाहिए। तो दोस्तों रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की विधि के बारे में हम देख लेते हैं। रैखिक तो हमारे पास रैखिक समीकरण युग्मों को हल करने की सिर्फ दो ही विधियां होती है। पहली विधि है ग्राफीय विधि, आप यह नोट भी कर सकते हैं अपने नोटबुक में, ठीक है। ऐसा कंटेंट आपको नहीं मिलेगा। पहला होता है ग्राफीय विधि, दूसरा होता है बीजगणितीय विधि, ठीक है। तो आपको इससे पता होना चाहिए कि रैखिक समीकरण युग्मों को हल करने की दो विधियां होती हैं। पहला होता है बीजगणितीय विधि, यहाँ पर पहला होता है बीजगणितीय विधि
दूसरा होता है ग्राफी विधि। ठीक है, तो ग्राफी विधि में हम रैखिक समीकरण युग्मों को किस प्रकार हल करते हैं मैं बता देता हूँ। तो रैखिक समीकरण युग्म जो हमारे पास होते हैं, यहाँ पर जो हमारे पास रैखिक समीकरण युग्म प्राप्त हुए a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। दूसरा था a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो हमारे पास रैखिक समीकरण युग्म में दो रेखा को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, मान लेते हैं एक ये रेखा है, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है और ये रेखा जो है इसको रिप्रेजेंट करेगा। आपको यह पता होना चाहिए कि रैखिक समीकरण हमेशा एक रेखा को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, दो चर के रैखिक समीकरण हमेशा एक रेखा को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर ये भी रेखा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये भी रेखा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अगर दोनों रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद कर रही हैं, यानी कि एक बिंदु पर कहीं कट रही हैं, तो इसका जो है अद्वितीय हल होगा। ठीक है, तो अद्वितीय हल होगा इसका अद्वितीय हल होगा और रैखिक समीकरण युग्म संगत होगा। ठीक है, यदि दो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद कर रही हैं तो उसका हल अद्वितीय होगा और रैखिक समीकरण युग्म में संगत होगा। अगर यही दो रेखाएं आपस में समांतर हैं तो यहाँ पर रैखिक समीकरण युग्म में इसका कोई हल नहीं होगा और रैखिक समीकरण युग्म असंगत हो जाएगा। तो आपको यह लिखना है कोई हल नहीं, और इसके बाद रैखिक समीकरण युग्म असंगत हो जाएगा। अब इसी प्रकार से अगर दो रेखाएं आपस में समपाती हैं, यानी कि एक ऊपर एक है, तो यहाँ पर रैखिक समीकरण युग्म आश्रित संगत होगा और इसका अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अपरिमित मतलब इसे गिना नहीं जा सकता है। अनेक हल, रेखा पर स्थित प्रत्येक बिंदु उसके हल होंगे। अपरिमित रूप से अनेक हल, रैखिक समीकरण युग्म में भी आश्रित संगत होगा। ठीक है, तो ये एग्जाम में इसी प्रकार से आपको लिखना है। अगर क्वेश्चन आता है तो किस प्रकार से लिखना है इसे हम आगे डिस्कस करते हैं। आश्रित संगत होगा। ठीक है, तो ग्राफी विधि से हम करते क्या है, ग्राफी विधि से रैखिक समीकरण युग्म को हल करते समय हम ग्राफ पेपर में दो रेखाएं को बनाते हैं दिए गए हमारे पास रैखिक समीकरण युग्म से। तो अगर दो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करती हैं, प्रतिच्छेदन बिंदु ही उनका हल होगा। अगर प्रतिच्छेद करती हैं तो हल अद्वितीय होगा। अद्वितीय मतलब कि एक ऐसा बिंदु जहां पर रैखिक समीकरण युग्म का और दूसरा कोई बिंदु नहीं हो सकता है। जैसे अद्वितीय मतलब यूनिक, जिसके जैसा कोई नहीं हो। इसी प्रकार से उसका रैखिक समीकरण युग्म असंगत हो जाएगा। अगर दो रेखाएं आपस में समांतर हैं तो इसका कोई हल नहीं होगा, रैखिक समीकरण युग्म असंगत हो जाएगा। अगर रैखिक समीकरण युग्म आपस में समपाती हैं तो इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, यानी कि रेखा पर स्थित प्रत्येक बिंदु उसके हल होंगे और इसका जो रैखिक समीकरण युग्म होगा वह आश्रित असंगत हो जाएगा। ठीक है, तो आपको यह ग्राफी विधि में पता होना चाहिए। इसे हम किस प्रकार से हल करेंगे अभी हम आगे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं बीजगणितीय विधि के बारे में। तो बीजगणितीय विधि में हम रैखिक समीकरण युग्मों को तीन प्रकार से हल करते हैं। पहला होता है प्रतिस्थापन विधि, इसके बारे में हम विस्तार से डिस्कस करेंगे। पहला है प्रतिस्थापन विधि, दूसरा होता है विलोपन विधि और तीसरा होता है वज्र गुणनखंड विधि। चूँकि वज्र गुणनखंड विधि जो है आपके चैप्टर से निकाल दिया गया है, पहले क्लास 10 में था, परंतु अब जो नया सिलेबस मॉडिफाई हुआ है उसमें से निकाल दिया गया है। तो आप लोगों को यह तो नहीं पढ़ना है, परंतु जब आप आगे क्लास में जाएंगे तो इसका प्रयोग हुआ तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो मैं इसको इसमें भी पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो तीसरा है वज्र गुणनखंड विधि। सबसे पहले हम देख लेते हैं प्रतिस्थापन विधि से हम रैखिक समीकरण युग्मों को कैसे हल करेंगे।
यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि से रैखिक समीकरण युग्मों को हल करने के लिए सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर दो रैखिक समीकरण युग्म दिए होंगे a1x + b1y + c1 = 0, दूसरा a2x + b2y + c2 = 0। इसमें हम किसी एक समीकरण का एक चर को y के पदों में व्यक्त करते हैं, फिर इसके बाद y या फिर x के पदों में व्यक्त करते हैं, फिर x का मान या फिर y का मान दूसरे समीकरण रख देते हैं। वहाँ से हल करने पर हमारे पास या तो हमें x का मान या फिर y का मान प्राप्त होता है या फिर एक कथन प्राप्त होता है जिसमें चर विलुप्त हो जाते हैं। यदि कथन सत्य है तो उसके हमें अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। यदि कथन असत्य है तो वहाँ पर उसका कोई हल नहीं होगा। यदि वहाँ से हम x या फिर y का मान प्राप्त कर लेते हैं तो वहाँ पर समीकरण 2 का हल करके प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके हम आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो विलोपन विधि से भी इसी प्रकार करते हैं। दो रैखिक समीकरण युग्म दिया होगा, दोनों रैखिक समीकरण युग्म का किसी एक संख्या से मल्टीप्लाई करके किसी एक चर का संख्यात्मक रूप से कोफिशिएंट बराबर कर देते हैं। वहाँ पर फिर घटाने या फिर जोड़ने पर हमें एक चर को विलुप्त करना होता है, फिर वहाँ से हमें एक चर का मान प्राप्त हो जाता है। फिर इसके बाद दूसरे समीकरण रख करके वहाँ से y का मान प्राप्त कर लिया जाता है, ठीक है। यानी दूसरे चर का मान प्राप्त कर लिया जाता है। यदि घटाते या जोड़ते समय हमें चर विलुप्त हो जाता है और कथन सत्य प्राप्त होता है तो इसके भी अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। यदि असत्य कथन प्राप्त होता है तो इसका कोई हल नहीं होगा। इसी प्रकार से बीजगणित विधि थोड़ा सा अलग है, इससे हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से रैखिक समीकरण युग्मों को हल किया जाता है। अब इसके बाद जान लेते हैं कि ग्राफिक विधि से रैखिक समीकरण युग्मों को कैसे हल करेंगे विद एग्जाम्पल के साथ। तो चलिए जान लेते हैं। अब चलिए जान लेते हैं ग्राफिक विधि द्वारा रैखिक समीकरण युग्मों को कैसे हल करेंगे। तो हमारे पास दो रैखिक समीकरण युग्म दिए होंगे, तो यह हमारे पास दो रेखा को रिप्रेजेंट करेंगे, तो हमें दो रेखा आपको बनाना होगा। हम मान लेते हैं हमारा ग्राफ पेपर यही है, या फिर आपको एग्जाम में ग्राफ पेपर मिलेगा। आप यहाँ पर सीख रहे हैं तो रफ पर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो रफ पर करते समय एक प्रॉब्लम आ सकती है कि यदि दो रेखा आपको मिला है जहाँ पर प्रतिच्छेद किया तो उस बिंदु को देखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है, परंतु ग्राफ पेपर में ऐसा नहीं होगा, वहाँ पर एग्जैक्ट मिल जाएगा। परंतु यहाँ पर भी अनुमान लगा सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर इस कॉपी में ही कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम करेंगे क्या, हमारे पास दो रैखिक समीकरण युग्म दिया होगा, तो हमें इसे रेखा बनाना होगा। तो इसके लिए हम लिखेंगे, इसे समीकरण फर्स्ट मान लेंगे, इसे समीकरण सेकंड मान लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से, तो समीकरण फर्स्ट किया है। सबसे पहले हम हलों की सारणी बनाएंगे। हलों की सारणी में हम ऐसा दो बिंदु लेंगे जो उस लाइन को आपस में मिलाने पर, उस बिंदु को मिलाने पर आपस में एक लाइन बन जाएगा। तो कैसे करते हैं इसके बारे में हम बताते हैं। सबसे पहले समीकरण एक ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर x - 7y + 22 = 0। अब यहाँ से हमें y का मान फाइंड करना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, -7y बराबर -42 -x। अब x का माइनस, यहाँ पर माइनस को कॉमन कर लीजिए और 7 से डिवाइड कर दीजिए। तो y बराबर, नहीं तो इसी तरह रहने दीजिए, कोई बात नहीं, कर सकते हैं या फिर रहने देते हैं, हमारे आंसर में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, y बराबर 7 × 6 = 42, 6 प्लस, मैंने माइनस कॉमन किया आपस में डिवाइड कर दिया, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर x/7 हो गया। अब फिर यहाँ पर लिखेंगे नीचे हलों की सारणी। आपको एग्जाम में भी इसी तरह से करके आना है। तो एक सारणी बनाएंगे जिसमें आपको दो रो होंगे और 3 स्तंभ होगा। तो बना लेते हैं, यहाँ पर 2 रो ले लेते हैं और 3 स्तंभ ले लेते हैं। 1, यहाँ पर 3 कॉलम ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर x ले लीजिए और यहाँ पर y रख लीजिए। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं,
यक्स का मान 0 रखते हैं तो वाई का मान फाइंड हो जाएगा हमें। तो यहाँ पर एक यक्स और वाई का 2 बिंदु प्राप्त हो जाएगा हमारे निर्देशांक में। तो उसे हम प्लॉट कर देंगे यानी प्रदर्शित कर देंगे। तो यहाँ से यक्स का मान 0 रखते हैं तो 0/7 0 हो जाएगा। तो यहाँ से वाई बराबर 6 प्राप्त हो गया। जब वाई का मान 0 रखते हैं तो यक्स का मान 42 प्राप्त हो जाता है, 7×6 42, और 42 किधर भेज दें तो माइनस में आ जाएगा। या फिर क्या कर सकते हैं, यहाँ से ठीक है 42, ठीक है इससे भी 0 कर देते हैं। या फिर आसान करने के लिए कोई और वैल्यू रख सकते हैं। अगर हम वाई बराबर यहाँ 0 ले लेते हैं तो यहाँ से यक्स का मान फाइंड कर लीजिए। तो 6 को इधर भेजेंगे -6 आ जाएगा और 7 का 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 7×6 42, तो -42 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा बिंदु कुछ इस प्रकार से बनेगा। अब यहाँ पर इसका ग्राफ बनाने के लिए हम मान लेते हैं ये मूल बिंदु है, यह x अक्ष है, ये y अक्ष है। हम लोग जो हॉरिजॉन्टली x अक्ष मानते हैं वर्टिकली y अक्ष मान लेते हैं। हॉरिजॉन्टली मतलब क्षैतिज जो धरती के समांतर है, और वर्टिकली मतलब धरती को सीधे ऊपर ऊर्ध्वाधर। तो यहाँ पर इससे हम 0 मान लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक हमारा 10 है। एक पैमाना मान लेते हैं ग्राफ पेपर में, यहाँ 10 है, यहाँ पर 20 है, यहाँ पर 30 है, यहाँ पर 40 है, यहाँ 42 तक है, तो यहाँ पर 50 मान लेते हैं। अब इसी प्रकार से इधर आएंगे तो नेगेटिव में यही आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 10, यहाँ पर 20, यहाँ पर 30, यहाँ पर 40, यहाँ कहीं 50 आगे जाएगा, 42 में लेना है ना। जो जो यहाँ पर यक्स है, मूल बिंदु से यक्स अक्ष की सीधे की ओर धनात्मक दिशा बोलते हैं, इसे ऋणात्मक दिशा बोल देते हैं। अगर आपको मूल बिंदु से ऋणात्मक आप बाएं ओर आएंगे तो ऋणात्मक हो जाएगा। ठीक है, ऋणात्मक दूरी होती है। तो हमारे पास यहाँ पर यक्स का मान -42 लेना है, तो -42 यहाँ पर होगा, और y का मान 0 लेना है। तो ये जो बिंदु होगा हमारा -42 का मान 0 होगा। पहले हम इन बिंदु को प्लॉट कर दिए, अब कोई भी कर सकते हैं पहले फिर इसके बाद हम ये कर दिए 0,6, यानी कि 0,6 बिंदु कहाँ पर है, यह अक्ष पर 0 चलिए और y अक्ष पर 6 चलिए। तो ये मान लेते हैं 10 है, तो 6 से ही कहीं आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो हमारा बिंदु होगा ये 0,6 होगा। तो यहाँ पर आपको इस बिंदु को आपस में मिला देना है इस प्रकार से कुछ। जब इस प्रकार से मिलाएंगे 0,6 से होकर जाना चाहिए, मान लेते हैं 0,6 यहीं पर है, तो कुछ इस प्रकार से ये जाएगा। ये हमारा जो रेखा होगा, ये रेखा x - 7y + 22 बराबर 0 है। इसी प्रकार से हम समीकरण 2 से एक रेखा को प्लॉट कर देंगे। तो कैसे होगा इसके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 से लिखने के बाद आप यहाँ पर y का मान फाइंड कर लीजिए। तो समीकरण 2 हमारे पास है x - 3y - 6 बराबर 0। तो यहाँ से -3y बराबर आ जाएगा 6 - x, y बराबर आ जाएगा -2 + x/3। तो यहाँ पर हलों की सारणी बना लीजिए, हलों की सारणी। तो यहाँ पर हमेशा दिए गए समीकरण में y का मान याद करेंगे। ठीक है, तो हलों की सारणी में आप कुछ इस प्रकार से बनाएंगे। सबसे पहले x ले लेंगे, उसके बाद y ले लेंगे। अब यहाँ पर हम x का मान 0 रखते हैं तो y का मान -2 प्राप्त हो जाता है। y का मान 0 रखते हैं तो x का मान हमारे पास 6 आ जाएगा। ठीक है, कैसे आ जाएगा, -2 को जब
आप लेफ्ट भेजेंगे तो +2 आ जाएगा, 3 से तो 1 मल्टीप्लाई होगा तो 6 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो गया x और y का मान। एक बिंदु 0, -2 प्राप्त हो गया और एक बिंदु यहाँ पर हमें जब y का मान हम 0 रखें तो x का मान 6 आया था ना, तो इधर मैंने उल्टा रख दिया था। अब ठीक है, तो यहाँ से हमें एक बिंदु 0, -2 और एक बिंदु 6, 0 प्राप्त हो गया। तो चलिए इसे हम इस ग्राफ पेपर में बिंदु को प्रदर्शित कर देते हैं। पहला बिंदु है 0, -2। 0, -2 का मतलब है कि x अक्ष पर 0 चलिए और y अक्ष पर -2 चलिए। y अक्ष पर -2 कहाँ हो जाएगा, नीचे की ओर चलेंगे तो ऋणात्मक दिशा होती है। मान लेते हैं यह है, ऊपर की ओर चलेंगे तो y अक्ष का धनात्मक दिशा होता है, नीचे की ओर y अक्ष का ऋणात्मक दिशा होता है। मान लेते हैं कि यह 10 है, ये इसके आपस में बराबर ही होना चाहिए। 10 इतना दूरी लिए हैं तो यहाँ पर इतना होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर मान लेते हैं 10 ही है, ये नहीं है। और y अक्ष पर -2 मान लेते हैं, -2 जो है यहाँ पर है, तो ये जो बिंदु होगा 0, -2 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से एक बिंदु 6, 0, तो x अक्ष पर 6 चलिए तो 6 कहाँ पर हो जाएगा, 6 मान लेते हैं यहाँ पर है, तो यह 6, 0 है। x अक्ष पर 6 हो गया, y अक्ष पर 0, तो यह बिंदु 6, 0 आ गया। तो इस बिंदु और इस बिंदु को आपस में मिलाइए तो यहाँ पर एक लाइन बनेगी। ठीक है, तो चलिए मिला देते हैं। तो यहाँ पर लाइन बन गई। तो यह हमारा जो लाइन है, यह लाइन x - 3y - 6 = 0 है। तो यहाँ पर यह जो प्रतिच्छेदन बिंदु है, यही प्रतिच्छेदन बिंदु ही दी गई रेखा का हल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यह जो है 20 पर काट रहा है और यह जो है यह रेखा ना कुछ इस तरीके से जाएगा, इधर से जाएगा और इधर काटेगा। ठीक है, एक थोड़ा सा बनाने में गड़बड़ हो चुका है, परंतु ग्राफ पेपर में सही बनेगा। तो जो हमारा यह बिंदु प्राप्त हो जाएगा, वह बिंदु, यह जो बिंदु प्राप्त होगा, ये बिंदु हमारा 42, 12 प्राप्त होगा। ठीक है, प्रतिच्छेदन बिंदु 42, 12 पर काटेगा। यहाँ पर 42 और 12 रखेंगे तो इस समीकरण को संतुष्ट करेगा, यानी बराबर 0 आ जाएगा। तो यहाँ से प्रतिच्छेदन बिंदु आपको ग्राफ पेपर में देखकर लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप लिखेंगे दोनों रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे दोनों रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद कर रही हैं, अतः इस समीकरण युग्म के अद्वितीय हल है और समीकरण युग्म संगत है। इसी प्रकार से अगर दोनों रेखाएं आपस में समांतर होती तो इसका कोई हल नहीं होता, समीकरण युग्म असंगत हो जाता। और यही रेखाएं आपस में समांतर होती तो अपरिमित रूप से, यदि यही रेखाएं आपस में संपाती होती तो अपरिमित रूप से अनेक हल होते और इसका कोई हल नहीं होता। तो इस प्रकार से ग्राफी विधि द्वारा रैखिक समीकरण युग्म को हल किया जाता है। मैं आशा करता हूँ यह आपको समझ में आया होगा। नहीं आया है तो यार कमेंट करके बताइए, कमेंट तो खाली पड़ा ही है। तो चलिए हम यहाँ पर हम लिखेंगे ग्राफ पेपर को बना लेने के बाद, रैखिक समीकरण युग्म आपस में प्रतिच्छेद करते हैं, प्रतिच्छेदन बिंदु लिख देंगे और अतः रैखिक समीकरण युग्म के अद्वितीय हल है और रैखिक समीकरण युग्म संगत होगा। ठीक है, इस प्रकार से हल करना है। तो चलिए हम जान लेते हैं अब किस प्रकार से, हमने जाना कि किस प्रकार से बीजगणितीय विधि द्वारा रैखिक समीकरण युग्म को हल किया जाता है। अब हम जान लेते हैं बीजगणितीय विधि। बीजगणितीय में सबसे पहले हम जानेंगे प्रतिस्थापन विधि, इसके बाद जानेंगे विलोपन विधि, इसके बाद जानेंगे बीज गुणनखंड विधि। तो चलिए प्रतिस्थापन विधि द्वारा किस प्रकार से हल करते हैं इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। प्रतिस्थापन विधि में सबसे पहले हम क्या करेंगे, चर को एक साइड, अचर को एक साइड कर सकते हैं या फिर नहीं भी कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसे मान लेंगे, माना समीकरण 1 है, यह समीकरण 2 है
और समीकरण 1 से हम यहाँ पर x का मान या फिर y का मान फाइंड कर लीजिए। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट से। तो यहाँ से आप x का मान फाइंड करिए समीकरण फर्स्ट से। तो समीकरण हमारे पास है 2x माइनस प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0। तो यहाँ से x का मान या फिर y का मान फाइंड करिए। तो हम मान लेते हैं x का ही मान फाइंड करते हैं, या फिर दो सुविधा अनुसार आपको आसान लगे उसे फाइंड करिए। तो हम देखिए y का मान फाइंड करते हैं। यहाँ पर 2 से डिवाइड नहीं करना पड़ेगा y से फाइंड करने के लिए। तो y बराबर क्या आ जाएगा 6 माइनस 2 यस आ गया। अब यहाँ पर लिखेंगे y का मान। अब देखिए यहाँ पर समीकरण 1 से हमने यह फाइंड किया है, तो इसका मान हमें समीकरण 2 में रखना होगा। तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, आपको इसी प्रकार से लिखना है। तो जब 2 में रखेंगे तो हमारे पास यहाँ पर समीकरण 2 है 4x माइनस 2 और y के स्थान पर हमारे पास आया क्या 6 माइनस 2x। तो यहाँ पर 6 माइनस 2x रख दीजिए और माइनस 4 है, माइनस 4 बराबर 0। आप यहाँ पर देख रहे हैं जो हमारा समीकरण है ये रेखीय समीकरण है और एक चर में बन गया है। तो यहाँ पर हम x का मान फाइंड कर सकते हैं, या फिर कभी कभी ऐसा भी कंडीशन होता है कि हमारा जो यहाँ पर चर जो है x या फिर y विलुप्त हो जाता है। उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर x का मान फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर 4x आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करिए तो माइनस 12 आ जाएगा, प्लस 4x माइनस 4 बराबर 0। तो इसे ऐड करेंगे 4x 8x आ गया, और इसे ऐड करेंगे तो हमारे पास 16 आ गया। इसे राइट में भेजेंगे तो प्लस में जाएगा। तो यहाँ से x का मान हमारे पास डिवाइड करने पर 2 आ गया, ठीक है। अब x का मान आप किसी भी एक समीकरण में रख दीजिए तो y का मान फाइंड हो जाएगा। हम मान लेते हैं जो आपके सुविधा अनुसार आसान लगे उसमें रखिए। यहाँ पर देखिए हमारे पास 2 कॉमन मिल रहा था, तो अगर हम इधर राइट में भेज देते हैं तो भी हमारा सवाल और भी आसान हो जाता है। फर्क कोई बात नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो यहाँ पर लिखेंगे x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ओके। तो समीकरण फर्स्ट में रखेंगे तो हमारा समीकरण फर्स्ट क्या था, हमारा समीकरण फर्स्ट 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0 है। तो हमारे पास समीकरण 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0 है। तो x बराबर 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 2 गुणे x बराबर 2 रखिए 2 हो जाएगा, प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0। तो यहाँ पर 4 प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0। तो y बराबर 6 माइनस 4 y बराबर 2, यानी कि यहाँ पर x और y के मान आपस में बराबर है, ठीक है। अब चेक करने के लिए हमारा आंसर सही या फिर गलत है, यहाँ पर इस समीकरण में रखिए। देखिए यह समीकरण 0 के बराबर आ रहा है। यदि 0 के बराबर नहीं आ रहा है तो हमारा आंसर गलत है, यदि 0 के बराबर आ रहा है तो हमारा आंसर सही है। तो यहाँ पर 2 रखिए 4 हो जाएगा, फिर y का मान 2 रखिए 4 2 6 हो जाएगा, माइनस 6 है तो 0 होगा, यानी कि राइट हमारा आंसर सही है। तो इस तरीके से रेखीय समीकरण को हल किया जाता है। तो इस प्रकार से प्रतिस्थापन विधि से रेखीय समीकरण युग्म को हल किया जाता है। यहाँ पर एक कंडीशन होती है, यहाँ पर जब मैंने यहाँ पर y का मान रखा, तो अगर यहाँ पर कोई ऐसा हमें समीकरण मिलता है कि यहाँ पर चर विलुप्त हो जाता है, जैसे बता देते हैं चर विलुप्त करने के लिए मान लेते हैं x प्लस वाई बराबर 2 लेते हैं, और यहाँ पर माइनस x माइनस वाई बराबर 1 लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास 2 रेखीय समीकरण युग्म है। यहाँ पर हम जब समीकरण 1 मान लेते हैं, समीकरण 2 मान लेते हैं, समीकरण 1 का मान हम फाइंड कर लेते हैं,
यहाँ पर समीकरण 1 से लिख देते हैं तो यक्स का मान फाइंड करते हैं 2 माइनस वाई हो गया। अब इसका मान समीकरण 2 में रखते हैं तो माइनस यक्स माइनस वाई बराबर 1 है तो यक्स का मान माइनस 2 वाई रखिए तो 2 माइनस वाई है और माइनस पहले से ही है तो माइनस लगा दीजिए माइनस वाई बराबर 1। अब यहाँ से हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो -2 + y माइनस वाई बराबर 1 है। तो ये आपस में देखिए चर ही आपस में कट रहे हैं तो यहाँ पर -2 बराबर -1 आ गया, 2 बराबर 1 आ गया, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा भी कथन प्राप्त हो जाता है जहाँ पर चर ही गायब हो जाता है। अगर हमारा जब चर गायब हो जाए, अगर हमारा कथन जो है सही है, सत्य है, यानी कि 0 बराबर 0 है, 1 बराबर 1 है, 3 बराबर 3 है, 5 बराबर 5 है, तो वहाँ पर इसके हल अपरिमित रूप से अनेक होंगे और समीकरण युग्म में संगत होगा। परंतु अगर कथन असत्य आ जाता है तो इसका कोई हल नहीं है, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे इसका कोई हल नहीं है, अतः समीकरण युग्म असंगत हो जाएगा, ठीक है। यही कंडीशन विलोपन विधि में भी होती है। तो चलिए प्रतिस्थापन विधि आपको समझ में आया होगा, नहीं आया है तो भी बताइए। तो आया होगा, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ। तो प्रतिस्थापन विधि द्वारा देखिए समीकरण युग्म को किस प्रकार से हल करते हैं इसके बारे में मैंने जान लिया। अब जानते हैं विलोपन विधि द्वारा। तो चलिए जान लेते हैं किस प्रकार से विलोपन विधि द्वारा रैखिक समीकरण युग्म को हल किया जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास दो रैखिक समीकरण युग्म है। पहला है x + 3y = 5, दूसरा है 5x + 2y = 1। इसे हम सबसे पहले मान लेंगे ये समीकरण फर्स्ट है, ये समीकरण सेकेंड है। अब हम देखेंगे कि रैखिक समीकरण युग्म में कौन सा ऐसा चर है जिसका हम किसी संख्या से गुणा करके संख्यात्मक मान बराबर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 5x है, यहाँ पर x है, तो इसे हमें किसी एक चर का संख्यात्मक रूप से गुणांक बराबर कर देना है और गुणा करते समय किसी हम शून्येतर संख्या से करेंगे, यानी कि शून्य के अलावा। तो अगर हम समीकरण फर्स्ट में 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो x कोफिशिएंट बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में यानी में 5 से गुणा करने पर ठीक है। तो 5 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 5x + 3y बराबर 5x + 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15 हो जाएगा ना। 15y बराबर 25। ये मैंने 15 लिखा है, आप यहाँ पर समझ सकते हैं। 15 है, 15y बराबर 25 है। अब समीकरण 2 को इसी प्रकार से लिख दीजिए, क्या हो जाएगा 5x + 2y बराबर 1। अब हम क्या करते हैं कि हमें जो समीकरण प्राप्त हो गया, इस समीकरण में जोड़ या फिर घटा के इस चर को विलुप्त करना होगा। तो कोई ऐसा ऑपरेशन करिए कि एक चर को विलुप्त हो जाए। तो क्या करेंगे, हम इसे मान लेंगे हमारा जो समीकरण प्राप्त होगा इसे ये थर्ड है। अब समीकरण थर्ड में से यहाँ पर लिखते हैं, समीकरण थर्ड में से समीकरण सेकंड को सेपरेट कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए सेपरेट कर देते हैं, चिन्ह बदल जाएगा तो माइनस 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 आ जाएगा। तो ये आपस में समान कोफिशिएंट है, यश के पद हैं, विपरीत आपस में 0 हो जाएगा, माइनस प्लस। और इससे सेपरेट करिए 2y 13y है तो हमारे पास 15y है, 13y बच जाएगा। 13y बराबर, अब इसे सेपरेट करेंगे तो क्या हो जाएगा 25/24 आ जाएगा। 25 - 1 24 आ गया। तो यहाँ से y का मान हमारे पास 13/24 आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार से y का मान फाइंड हो गया हमारे पास। अब यहाँ से x का मान फाइंड करने के लिए किसी एक समीकरण में रख दीजिए। मान लेते हैं कि 1 में रखते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, फर्स्ट में रखेंगे तो हमारे पास वहाँ से y का मान फाइंड हो जाएगा। तो हमारा समीकरण फर्स्ट है x +
3y बराबर 5 है, तो y का मान रखिए x प्लस यहाँ पर 13/24 बराबर 5 है, इंटू 3 का मल्टीप्लाई भी है यहाँ पर। तो यहाँ पर x का मान फाइंड करिए, x बराबर 5, इसे राइट में भेज दीजिए माइनस और 3 से डिवाइड कर दिए, 3 छक तो यहाँ पर 3/24 हो जाएगा, यानी कि 13/8 हो गया। अब यहाँ से भिन्न को तो हल करना आपको आता ही होगा। x बराबर 8 25 40 माइनस 13, तो 40 माइनस 13/8 आ गया। तो यहाँ से x बराबर इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर 10 में से 7 गया 3, 10 में से 3 गया 7 आ गया, यहाँ पर बचा 327 आ जाएगा। ठीक है, तो 27/8, तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, x बराबर 27/8 और y बराबर 13/24। तो इस प्रकार से x और y का मान विलोपन विधि द्वारा ज्ञात किया जाता है। तो चलिए अब जान लेते हैं बीजगणित गुणनखंड विधि द्वारा रैखिक समीकरण युग्मों को किस प्रकार से हल किया जाता है। तो यहाँ पर एक कंडीशन लागू होता है, अगर जोड़ने या घटाने पर एक चर विलुप्त हो जाता है तो वहाँ से अगर कथन सत्य है तो अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, समीकरण युग्म आश्रित संगत होगा। अगर कथन असत्य प्राप्त होता है तो इसका कोई हल नहीं होगा और समीकरण युग्म असंगत हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई चर बचता है तो कंडीशन मैंने बता ही दिया कि इसके अद्वितीय रूप से इसका अद्वितीय हल होगा और समीकरण युग्म संगत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे रैखिक समीकरण युग्म के अद्वितीय हल है, अतः रैखिक समीकरण युग्म का हल संगत है। ठीक है, इस प्रकार से आपको नीचे लिखना होगा। तो चलिए हम जान लेते हैं बीजगणित गुणनखंड विधि द्वारा रैखिक समीकरण युग्मों को किस प्रकार से हल करते हैं। बीजगणित गुणनखंड विधि में रैखिक समीकरण युग्म हम मान लेते हैं, हमें दिया गया है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, दूसरा दिया है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो सबसे पहले हम एक डायग्राम बनाते हैं, कुछ इस प्रकार का होता है। यहाँ पर ऊपर हम यक्स रखते हैं, इस समीकरण फर्स्ट मान लीजिए, इस समीकरण सेकंड मान लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर एक डायग्राम बनाते हैं, यक्स ऊपर लिखेंगे, फिर नीचे आएंगे, नीचे में हम b1 b2 और c1 c2 का कोफिशिएंट लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर b1, यहाँ पर b2 और यहाँ पर c1, यहाँ पर c2, और इसे आपस में मल्टीप्लाई करके आपस में सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर बराबर चिन्ह लगाते हैं और इस प्रकार से यहाँ से y लिखते हैं और अचर पद लिखते हैं c1 c2 और यस का कोफिशिएंट a1 a2 और इसका भी आपस में मल्टीप्लाई करा देते हैं बराबर। यहाँ पर 1 लिखते हैं, यस का कोफिशिएंट a1 a2 और अचर पद और y का कोफिशिएंट b1 b2, इससे भी आपस में मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो यहाँ पर जब आपस में मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर क्या करते हैं, यक्स बराबर इससे आपस में मल्टीप्लाई कराते हैं b1 c2 माइनस b2 c1 बराबर y बराबर c1 a2 माइनस c2 a1 बराबर 1/a1 b2 माइनस b1 a2। तो यहाँ से हम यस का मान प्राप्त करने के लिए यक्स बराबर इससे तुलना करेंगे 1 बराबर, यानी कि यदि मान लेते यस का मान फाइंड करना है तो यक्स बराबर इसे लिखेंगे b1 c2 माइनस b2 c1 बराबर इस जो अंतिम का अक्षर पद बनता है इसे तुलना करेंगे 1/b1 b2 माइनस a1 b2 माइनस b1 a2। ठीक है, इसे तुलना करेंगे तो हमें यस का मान फाइंड हो जाएगा, यस का मान समीकरण का 2 में रखने पर y का मान प्राप्त हो जाएगा, या फिर यहाँ से इससे अपन तुलना कर सकते हैं y/c1 a2 माइनस
C2 A1 माइनस 1/A1 B2 माइनस B1 A2। ठीक है, इसे हल करेंगे तो y का मान फाइंड हो जाएगा। तो चलिए इसका हम एग्जाम्पल भी देंगे किस प्रकार से हल करना है। परंतु एक बात को यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पर हमारा जो रैखिक समीकरण युग्म है A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0। ठीक है, अगर यही रैखिक समीकरण युग्म है, अचर पद को हम राइट में ले लेते हैं, यानी कि यही अगर होता है A1x प्लस B1y बराबर C1, दूसरा होता A2x प्लस B2y बराबर C2, तो हम करते क्या, सिर्फ 1 के स्थान पर -1 को रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, यानी कि माइनस से गुणा कर देते हैं, सिर्फ इतना ही अंतर होता है। यहाँ पर ध्यान रखना होता है कि अचर पद हमेशा लेफ्ट में हो बराबर के। ठीक है, तो चलिए अब हम जान लेते हैं बीजगणित विधि द्वारा एक एग्जाम्पल के साथ किस प्रकार से हल करेंगे। जैसे हम मान लेते हैं हमारे पास यही दो समीकरण दिए हैं, समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं, समीकरण सेकंड मान लेते हैं। इसे हमें बीजगणित विधि द्वारा हल करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, देखेंगे अगर इसमें कोई भी समीकरण में ऐसी संख्या कॉमन है जो चर में भी है और अचर में भी है, तो उसे हम और आसानी से सॉल्व करने के लिए उसे हम डिवाइड कर देते हैं। जैसे यहाँ पर 2x माइनस 2y बराबर 2 है, तो यहाँ पर 2 कॉमन है। अब बीजगणित विधि में ही नहीं, जितने भी विधि बताए हैं सभी में एक करते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, x माइनस वाई बराबर 1 आ जाएगा। ठीक है, समीकरण थर्ड मान लेते हैं। अब हमारे पास दो समीकरण आ गया। पहला है फर्स्ट है 3x प्लस 4y बराबर 10। ये थर्ड ले लेते हैं, x माइनस वाई बराबर 1। ठीक है, तो हमें इसे जो है बीजगणित विधि द्वारा हल करना है। सबसे पहले हम यहाँ पर x लिखेंगे। x लिखने के बाद हम y का कोफिशिएंट लिखेंगे। यहाँ पर 4 हो गया और इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो -1 है, क्योंकि माइनस से गुणा है। इसी प्रकार से यहाँ पर अचर पद है, यहाँ पर देखिए बराबर में है, तो इससे हम इसी प्रकार लिखेंगे, परंतु जो अंतिम में करते हैं 1 के स्थान पर -1 लिख देंगे। ठीक है, तो 10/1 हो जाएगा। इसी प्रकार से बराबर में y लिखेंगे, फिर अचर पद 10/1 इंटू यस का कोफिशिएंट 3 और 1 आ जाएगा, और अचर पद -1 बटे यस का कोफिशिएंट 3 1 और 4 -1 और इससे आपस में मल्टीप्लाई करके सेपरेट करना है। ठीक है, तो इतना ही आसान है सॉल्व करना बीजगणित विधि द्वारा। बीजगणित विधि और विलोपन विधि द्वारा ही हम समीकरण को माइंड में ही कैलकुलेट कर सकते हैं, परंतु थोड़ा सा प्रैक्टिस होना चाहिए। यहाँ से इसका मान क्या जाएगा, 4 माइनस होता है, ये माइनस में मल्टीप्लाई करना है, माइनस इंटू -10। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस है और माइनस होता भी है, हम लोग जो है तिरक मल्टीप्लाई करने के बाद, तो इस प्रकार से माइनस यहाँ पर आया, माइनस यहाँ पर भी आ गया, बराबर में y बटे यहाँ पर 10 -3 आ जाएगा, और यहाँ पर -1 बटे -3 -4 आ जाएगा, -3 -4। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करना कितना ही आसान है। इसे x/y 14 हो जाएगा बराबर y/7 आ जाएगा, बराबर इसे 1/7 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस जुड़ेगा, -7 आ जाएगा, और ऊपर नीचे माइनस है तो माइनस से डिवाइड कर देंगे तो 1/7 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, आपस में तुलना करेंगे, x बटे 14 बराबर 1/7, यहाँ से x का मान फाइंड हो जाएगा, और y बटे 7 बराबर 1/7, यहाँ से y का मान फाइंड हो जाएगा। तो 14, यहाँ पर ये 7 है ना, तो 7 दूना 14 हो गया, यानी कि x/2 बराबर 1 आ गया। यहाँ से x बराबर 2 फाइंड हो गया।
अब यहाँ पर 7 का नाम 7, तो y बराबर 1 प्राप्त हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से बड़ी आसानी से आप बीजगणित विधि द्वारा दिए गए रैखिक समीकरण युग्म को सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने आपको क्या क्या बताया, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। मैंने बताया सबसे पहले कि रैखिक समीकरण युग्म किसे कहते हैं। मैंने बताया आपको रैखिक समीकरण युग्म किसे कहते हैं। ऐसा समीकरण युग्म जिसमें दो चर हों और दो रैखिक समीकरण हों, तो उसे हम लोग रैखिक समीकरण युग्म कह देते हैं। और रैखिक समीकरण युग्म में कभी भी कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि a1 का वर्ग प्लस b1 का वर्ग इक्वल टू नॉट 0 होना चाहिए। और कोफिशिएंट हमेशा ही वास्तविक संख्या होना चाहिए। ठीक है, और इसके बाद मैंने जाना कि रैखिक समीकरण युग्म को किस प्रकार से हल किया जाता है। पहले जाना ग्राफी विधि द्वारा, दूसरा जाना बीजगणितीय विधि द्वारा। ग्राफी विधि में यदि दो रेखाएं आपस में समांतर हैं तो इसका कोई हल नहीं है। समीकरण युग्म असंगत हो जाएगा। यदि दो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करती हैं तो इसका अद्वितीय हल होते हैं। समीकरण युग्म असंगत होते हैं। अगर रेखाएं समपाती हैं तो अब इसका हल अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं और समीकरण युग्म आश्रित संगत होता है। इसके बाद मैंने जाना बीजगणितीय विधि। बीजगणितीय विधि में समीकरण युग्म को हम 3 प्रकार से हल कर सकते हैं। पहला है प्रतिस्थापन विधि, दूसरा है विलोपन विधि, तीसरा है बीजगणित विधि। तो इन सभी के बारे में मैंने डिटेल से बताया। अब आने वाले वीडियो में हम जितने भी क्वेश्चन NCERT में दिए गए हैं को सॉल्व करूँगा और आपको डिस्क्राइब भी करूँगा किस प्रकार से आप आसानी से कर सकते हैं। हालांकि आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं। ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आप खुद से भी हल कर सकते हैं। और सिर्फ प्रॉब्लम एक आ सकती है कि इक्वेशन बनाने में, वहाँ पर एक आपको सिचुएशन दिया होगा, उस सिचुएशन का आपको एक रैखिक समीकरण युग्म बनाना होगा और फिर उसे सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो चलिए हम जो ये सब डिस्कस अगली क्लास में करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आती है तो अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करिए। और एक बात और, अगर इसका अगर PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक मिलेगा आपको। एडोब स्कैन का एक लिंक है, उसका क्लाउड में स्टोर रहेगा, वहाँ से आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। बाय बाय।